तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आई सेक्रेटरी बाई गुलफाम अली ताजी में। आपदा प्रबंध ये डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है जो न केवल कंपटीशन एग्जाम में बल्कि अगर आप बीए या बीएससी इन्वायरमेंट या बीएससी एग्रीकल्चर आप कर रहे हो तो हर जगह आपको काम आएगा। अब हम लोग इस पर पूरी की पूरी किताबें पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंध के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सारी की सारी किताबें पढ़ रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। 15 से 16 मिनट में मैं आपको सारा समझा करके निकल लूंगा, मात्र 15 से 16 मिनट में, कि आपदा क्या है, आपदा प्रबंध क्या है। ठीक है साहब, और भारत में आपदा प्रबंध के लिए क्या क्या कार्य योजना है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि देखो बेटा, आपदा क्या है। अचानक घटी ऐसी घटना जो व्यापक क्षेत्र में बड़े स्तर पर जनधन की हानि का कारण बनती है, वो है आपदा, डिजास्टर। ठीक है, सिंपल बात। आपदा के प्रकार क्या है, प्राकृतिक और मानव जनित। अब प्राकृतिक आपदाओं को भी अलग अलग हिस्सों में आपने बांट रखा है। जैसे पृथ्वी की जो अंदर की हलचल है, जिसे आप प्लेटों का आपस में टकराना कहते हैं, उसकी वजह से भूकंप, भूकंप से पैदा सुनामी, भूकंप से भूस्खलन भी आ जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी फटना, ये आपदाएं प्राकृतिक और पृथ्वी की आंतरिक अंचलों से ये पैदा हो रही है। उसके बाद पानी या जल जनित आपदाएं, वर्षा, वर्षा के कारण अतिवृष्टि कह सकते हैं इसको, वर्षा न कहकर के कौन कहना चाहिए, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि या बहुत बड़ी वर्षा, अतिवृष्टि है, बाढ़ है, भूस्खलन है ना, समुद्री तरंगे हैं, समुद्री लहरें हैं, और बहुत ज्यादा बारिश की वजह से पानी का भरना है, ये जल जनित आपदाएं। उसके बाद क्या था, मौसम की गड़बड़ी से कौन कौन सी आपदाएं पैदा होती हैं, चक्रवात, आंधी तूफान, शीतलहर, लू, कोहरा, ओला, बर्फबारी, एवलेंच, एवलेंच माने बर्फीला तूफान, ग्लेशियर वगैरह टूट के जो गिर जाते हैं, बिजली या बिजली का गिरना। इसके अलावा खास करके जलवायु संबंधी, सूखा, भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, जंगल की आग, झीलों का फटना, और भी आप इसमें जोड़ सकते हो। फिर जैविक आपदाएं, ठीक है, तो जैविक आपदाएं वायरस का अटैक है, जैसे कोविड आया है ना, या जैविक हथियार है, जैसे इराक पर सद्दाम हुसैन पर आरोप लगता था कि इन्होंने सीरिया पर केमिकल गैस, रासायनिक गैसों का इस्तेमाल किया है, या जो वायरस हैं उनके हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया है ना। कीटों का प्रयोग है, तमाम तरह की महामारियां हैं, जैसे अभी आया था कोविड। इसके अलावा हैजा, चेचक, तमाम तरह की टीवी, तमाम तरह की बीमारियां, ये महामारियां, ये क्या कहलाती हैं, हमें जैविक आपदाएं कहलाती हैं। मानव जनित, यानी कि इंसान के करकमलों से, या इंसान तमाम तरह की जो चीजें करता है उसकी वजह से कौन कौन सी आपदाएं पैदा होती हैं, तमाम तरह की दुर्घटनाएं हैं, भवनों का गिरना है, हमारी लापरवाही से कहीं भी आग लग जाना है, खानों में, खानों का दरकना है, या खानों में आग लगना है, खानों में पानी भर जाना है, समुद्र में तेल टैंकरों से तेल का रिसाव है, औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं, बम विस्फोट है, युद्ध है, लैंड माइन्स है, आतंकवाद है, तमाम तरह के हिंसक आंदोलन है, हड़ताल, तोड़फोड़, और तमाम तरह के सशस्त्र विद्रोह जैसे नक्सलवाद, माओवाद, है ना। ये क्या है, मानव जनित आपदाएं। ठीक है, तो आपदा को समझ लिया आपने, ये होती हैं आपदाएं। अब कहता है प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं में अंतर क्या होगा। तो जो प्राकृतिक आपदाएं उनका अनुमान लगाना कठिन है, मानव जनित आपदाओं को आप आसानी से अनुमान लगा सकते हो। प्राकृतिक आपदाएं अनिश्चित होती हैं, मानव जनित आपदाएं जो है वो आती हैं थोड़े समय के लिए, आग लगी आपने बुझा ली, ठीक है ना। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में अनिश्चितता का पुट होता है। प्राकृतिक आपदा से हानि बहुत ज्यादा होती है, प्राकृतिक आपदा का दायरा बहुत बड़ा होता है। प्राकृतिक आपदा का जो कारण है वो कभी कभी क्या है, इंसान खुद ही होता है, और प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। मानव जनित आपदाएं हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया एक छोटे से इलाके में, ठीक है, लेकिन भाई साहब बाढ़ आ गई तो बदला पूरा का पूरा जिला ही जो है उससे 10 साल के लिए पिछड़ गया। ठीक है, अब आपदाओं से बहुत सारी हानियां होती हैं। तो देखो, इंसानों को, पशुओं को, प्राकृतिक संसाधनों को, कृषि को, अनाज उत्पादन को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, अर्थव्यवस्था को, तमाम तरह के इससे नुकसान पहुंचते हैं। अब इसको फिर से बहाल करने के लिए बहुत बड़ा खर्च होता है, समाज और संस्कृति पर हमारे असर पड़ता है, जैव विविधता है, रोजगार का संकट पैदा हो जाता है, इंसान का मनोविज्ञान पर इस पर असर पड़ता है, शरणार्थी संकट, पलायन इसी से पैदा होता है, पिछड़ापन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर भारी खर्च होता है। सिंपल सी बात है। फिर कहता आपदा प्रबंध योजना क्या है। तो कहते हैं जी, भारत की जो आपदा प्रबंध योजना है वो गत्यात्मक है, यानी कि स्थिर नहीं है, यानी कि हम उसमें तमाम समय समय पर जो है वो चेंज करते रहते हैं। प्लस भारत की जो आपदा प्रबंध योजना है वो अंतरराष्ट्रीय आयामों या अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास क्या है। अगर आप सतत विकास सिद्धांत को अपना लें तो एक तरह से ये आपदा की रोकथाम ही तो कर रहा है। भाई, आप अगर प्राकृतिक संसाधनों का आप जो है कि सोच समझ कर प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को आप थाम रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन को आप थाम रहे हैं तो आपदाओं को कम कर रहे हैं आप, है ना। बार बार चक्रवात आ रहा है, कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसकी वजह क्या है, हम लोग जो अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2015 से 2030 के लिए, वो पेरिस समझौता
है ना 2015 का, कोप 21 का जो पेरिस समझौता वो भी कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करता है, डिजास्टर के रिस्क को कम करने की बात करता है ना। तीसरा है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सेंडाई फ्रेमवर्क का तो मकसद ही है कि जो डिजास्टर का जो रिस्क है उसे कम करना। तो इसकी शुरुआत, आपदा प्रबंधन की जो शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे सेंडाई फ्रेमवर्क को ही समझेंगे। सेंडाई कुछ नहीं, जापान का एक शहर है। जैसे आप लोग सुनते हो ना रैमसर कन्वेंशन, तो ईरान का शहर रैमसर है, वहां पर जो वेटलैंड्स हैं उनको बचाने के लिए कन्वेंशन हुआ, तो उसका नाम हो गया क्या, रामसर कन्वेंशन। तो उसी तरह सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, इसका मकसद है कि दुनिया भर में आपदा के रिस्क को कम करना, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे मकसद हैं, जैसे मृत्यु दर को कम करना, जनधन की हानि को कम करना, है ना, और अर्थव्यवस्था की हानि को कम करना। तो इसको सुन लेते हैं। एक्चुअली सेंडाई में, जापान के शहर सेंडाई में यूएनओ ने दुनिया भर के देशों का सम्मेलन कराया। वो सम्मेलन जो है एक संधि पर पहुंचा या एक समझौते पर पहुंचा। उस संधि या समझौते का मकसद क्या था कि भाई हमने ये तरीके अपनाने, किसके लिए, आपदा के रिस्क को कम करने के लिए। ठीक, उसी को हमने नाम दे दिया सेंडाई फ्रेमवर्क। यूएनओ ने कराया था, तो हम कहते हैं यूएनओ के तत्वाधान में आयोजित सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क का मुख्य मकसद है आपदा के रिस्क या आपदा के जोखिमों में कमी लाना। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, सेंडाई जापान में हुआ, एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी और यूएनओ के अंडर हुई थी। इसका मकसद क्या है, आपदा के जोखिमों में कमी लाना। अब 2015 से 2030 के लिए इसमें जो भी फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब है कार्य योजना, फ्रेमवर्क मतलब कार्य योजना, ठीक है ना, कार्यवाही। तो 2015 से 2030 के लिए कार्यवाहियां हैं। इसमें 4 जो है प्राथमिकताएं, 4 प्रायोरिटीज और 7 जो है वो लक्ष्य तय किए गए। 4 प्राथमिकताएं और 7 लक्ष्य तय किए गए। इसमें कौन कौन से, 4 प्रायोरिटीज और 7 गोल्स के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण, इसको नाम दिया गया है बिल्ड बैक बेटर। बेहतर पुनर्निर्माण यानी कि बिल्ड बैक बेटर। देखो, बिल्ड माने बनाना, बैक माने पीछे का, बेटर माने बेटर माने बेहतर। भाई आप देखें, एक पुल, आप हमारे जिले में बाढ़ आ गई, उस बाढ़ से जगह जगह रेल की पटरियां उखड़ गई, सड़कें उखड़ गई, पुल उखड़ गए, है ना, स्कूल अस्पताल ध्वस्त हो गए। अब आपने क्या करना है, बिल्ड बैक, उनका फिर से जो है कि निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना, और ऐसा निर्माण करना है जो कि और बेहतर स्थिति में वो आ जाए। यही नारा है बिल्ड बैक बेटर का। ठीक है, जगह जगह आप देखोगे भाई बिल्ड बैक किसका नारा है, डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, अब 4 प्रायोरिटीज और 7 गोल है। इसमें ध्यान रखना, ये सवाल जो है मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। तो 4 प्रायोरिटीज क्या है, पहली बात, 4 प्राथमिकताएं जो हैं वो हैं जोखिम को समझना, आपदा जोखिम को समझना, और ये जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए यानी कि जोखिम प्रबंध के लिए गवर्नेंस यानी कि जो प्रशासन है उसको और मजबूत करना। ठीक है, लचीलेपन के लिए डिजास्टर जो रिस्क है, आपदा का जो रिस्क है उसको कम से कम करना, मिनिमाइज करना, और आपदा के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो मानव संसाधन हो, प्रशासन हो, मशीनरी हो, टूल्स हो, रिसर्च हो, सैटेलाइट हो, कुछ भी हो। एक सिंपल, आपने एक छोटी सी नाव खरीदनी है, एक छोटी सी राफ्ट खरीदनी है कि साहब ये नदी बहती है इस गांव के किनारे, उसमें अक्सर बाढ़ आती है, तो अचानक बाढ़ आए तो लोग बचें कैसे, तो यहाँ पर गांव में जगह जगह राफ्ट तैनात कर दी जाए या गोताखोर तैनात कर दी जाए, तो सब क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है। और एक ऑक्सीजन सिलेंडर आपने खरीदना, तो वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो एक सैटेलाइट आपने, रिमोट सैटेलाइट लॉन्च करना है आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए, तो वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब बेहतर पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास, पुनर्वास शब्द ये है कि मान लो उजड़ गया, अब मुझे फिर से बहाल करना उसी हालत में, मेरा घर, कारोबार सब कुछ उजड़ गया, अब मुझे आपने हेल्प करनी है फिर से उसी हालत में वापस लाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं पुनर्वास। पुनर्वास और पुनः निर्माण के लिए आपदा की तैयारियों को बढ़ाना, ये 4 प्राथमिकताएं। आईएएस में अगर आप एग्जाम दोगे तो आपसे पूछेगा कि 4 प्राथमिकताएं इसमें कौन कौन सी हैं, और जो 7 गोल हैं वो कौन कौन से, 7 गोल कौन से हैं, देखो ये लिखा था मैंने, इसके 7 गोल। सन 2030 तक हमने ये पाना, ये 7 लक्ष्यों में हमने क्या पाना, सन 2030 तक तो जो दुनिया भर की आपदा में मृत्यु दर है उसमें कमी करना, जो प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या में कमी करना, आर्थिक हानि, आपदा से होने वाली आर्थिक हानियों में कमी करना, आपदा से होने वाले बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं की हानि में कमी करना। बुनियादी ढांचा मतलब रेल, सड़क, अस्पताल, स्कूल, और बुनियादी सेवाएं माने बिजली, पानी, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके टूल, उन सेवाओं की हानि में कमी करना। 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम रणनीतियों वाले देशों की संख्या बढ़ाना। इसका मतलब ये था, ये 2020 तक, इसका मतलब ये है कि सेंडाई फ्रेमवर्क में अभी कम लोग शामिल हैं, और 2020 तक हम कोशिश करेंगे कि इस रणनीति में और लोग भी शामिल हो जाएं। विकासशील देशों में आपदा प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। देखो, आपदाओं से विकसित और विकासशील देश दोनों ही प्रभावित होते हैं, लेकिन विकसित देशों में नुकसान कम होता है क्योंकि उन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी है ना, लेकिन विकासशील देशों के पास इतना पैसा नहीं है।
आपदा के रिस्क को कम करना और आपदा आने के बाद पुनर्वास जो है उसको बेहतर तरीके से, या बिल्ड बैक बेटर जो है उसको बेहतर तरीके से पाना, उसके लिए संसाधन कम है उनके पास, विकासशील देशों के पास। तो उसने लाइन जोड़ी है, विकासशील देशों में आपदा प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। फिर आता है बहु खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, अर्ली वार्निंग सिस्टम तक पहुंच बढ़ाना। अर्ली वार्निंग सिस्टम कुछ नहीं, आप मोबाइल में अपने मैसेज देखते हो ना कि अगले 8 से 24 घंटे के बीच में घना कोहरा छाया रहेगा, या तेज लू चलेगी, या हीट वेव चलेगी, या कोल्ड वेव चलेगी। तो ये किससे मिल रहा है अनुमान? तमाम ऊपर आसमान में सैटेलाइट हैं, नीचे उन सैटेलाइट को हैंडल करने के लिए स्टेशन हैं, रडार लगा रखी है हमने तरह जगह जगह, है ना। तो वो सारी की सारी की जो क्या कहते हैं सर, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो हैं, उनको मजबूत करना। इसमें ये भी आ जाएगा कि लोगों पर लोग जो है डिजिटल लिटरेट हों, मोबाइल हो उनके पास, है ना। अच्छा, मोबाइल नहीं तो टेलीविजन रेडियो तक उनकी पहुंच हो, समझ गए, वो चीजें भी इसमें शामिल हो जाएंगी। मान्यता क्या है, विजन या मान्यता क्या है इसकी, किसकी, सेंडाई फ्रेममैन की मान्यता क्या है, आपदा जोखिम में कमी लाना। और आपदा जोखिम में कमी लाने की जो जिम्मेदारी है स्टेट की है, यानी कि सरकार की। आपदा जोखिम में कमी लाना है और आपदा जोखिम में कमी लाने की जो मूलभूत जिम्मेदारी है वो सरकार की। लेकिन इसमें दूसरे हितधारक, अब दूसरे हितधारक कौन हो गए, है ना भाई, सरकार तो है ही है, सरकार तो है ही है, लेकिन साहब तमाम तरह के संस्थान है ना, तमाम तरह का प्रशासनिक ढांचा है। अच्छा, मतलब ग्रामीण समुदाय है, शहरी समुदाय है, तमाम तरह की सिविल सोसाइटी है, एनजीओ हैं, इसमें जिम्मेदारी जो है वो सबकी है, केवल सरकार की नहीं है। माना कि एक पिक्चर है आपदा मैनेजमेंट, अगर एक फिल्म है, उस फिल्म में हीरो जो है सरकार है, लेकिन दूसरे पात्र भी है उसमें, सिर्फ उसके सहारे जो फिल्म नहीं चल रही है। सभी को मिलजुल करके इसमें भागीदारी को बढ़ाना है, ठीक है। भागीदारी जो है वो सभी की, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें आना चाहिए, तमाम तरह की चीजें। अच्छा, अब भारत में आपदा प्रबंधन, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए क्या है कि संसद ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पास किया। इस सवाल भी आता है कि संसद ने किस वर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम पास किया, तो 2005 में किया। इसके दो तत्व हैं, इस अधिनियम के दो खास तत्व हैं कि 4 स्तरीय संस्थानिक प्रणाली और इन्हें इन्हें इन स्तरों को आपदा प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश देना। तो हमने आपदा प्रबंधन के लिए 4 स्तरीय ढांचा बनाया, इस आपदा प्रबंधन एक्ट से 4 स्तरीय ढांचा बनाया। वो ढांचा क्या है कि केंद्र में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बोर्ड, राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड, और जिलों में डीएम और जिला पंचायत अध्यक्ष दोनों की सह अध्यक्षता में, यानी कि उसके दो अध्यक्ष हैं, एक जिला पंचायत अध्यक्ष और एक डीएम, दोनों की सह अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन बोर्ड, और चौथा स्थानीय स्तर पर जो पंचायतें हैं, ठीक है ना, स्थानीय स्तर पर जो पंचायतें हैं वो स्थानीय आपदा प्रबंधन बोर्ड का काम करेंगे, ठीक है। अब विजन क्या है, हमारे यहाँ जो आपदा प्रबंधन की योजना है उसका विजन क्या है, उसका विजन है प्रशासन के सभी स्तरों पर तथा सभी समुदायों के स्तर पर, प्रशासन के सभी स्तरों पर, प्रशासन के सभी स्तर कौन से हो गए, केंद्र, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर, ठीक है, प्रशासन के सभी स्तरों पर तथा सभी समुदायों के स्तर पर। अभी समुदाय क्या हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे के सारे समुदाय हो गए, सभी समुदायों के स्तर पर आपदा का सामना करने की क्षमता को अधिकतम करना, चाहे वो प्रशासन हो या समुदाय हो, आपदा का सामना करने के लिए उनकी जो क्षमता है, भले आप उन्हें तैराकी सिखा रहे हो, भले आप उन्हें मोबाइल चलाना सिखा रहे हो, भले आप उन्हें मैसेज को पढ़ना सिखा रहे हो, वो क्या है, आपदा का सामना करने की क्षमता है। भले आप उन्हें ये समझा रहे हो कि देखो तुम्हारे इलाके में भूकंप अक्सर आता रहता है, तो भैया जो आपकी जो मकान है वो भूकंप रोधी तकनीक से बनाओ, और दूसरा उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा ना हो, और तीसरा उनकी छत ऐसी ना हो कि अगर छतें गिर जाए तो वो तुम्हें दबा ले, ठीक है साहब। लकड़ी की जो हल्की फुल्की मुलायम टिन या प्लास्टिक्स वगैरह फाइबर वगैरह होते हैं उनकी छतें बनाओ, जिससे कि भूकंप में तुमको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, समझ रहे ना। तो यही समुदाय आपदा से निपटने के लिए प्रशासन के सभी स्तर और सभी समुदायों की क्षमता का विकास करना, ठीक है। क्षमता को अधिकतम करके भारत को आपदा प्रत्यास्थी, डिजास्टर रेजिलिएंट बनाना, यानी कि भारत को ऐसा देश बनाना जिसने आपदा को खदेड़ दिया। प्रत्यास्थी माने खदेड़ना, फेंकना, उछाल देना, ठीक है, ऐसा देश बनाना। ये क्या है, इसका क्या है, विजन है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या, आपदा जोखिम में उल्लेखनीय कमी लाना। ये नहीं है कि भाई चलो बाढ़ से राहत हो गई, अब अभी देखो बाढ़ का आना कम हो गया, जंगल की आग का लगना कम हो गया, अतिवृष्टि हो रही है लेकिन अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान कम हो गए, जंगल की आग बहुत कम लग रही है ना। वायरस आ रहे हैं लेकिन हम उन वायरस से निपटने में हमने जो है कि अच्छी खासी क्षमता हासिल कर ली है। तो क्या कह रहा है कि आपदा जोखिम में उल्लेखनीय कमी लाना, जान माल की हानि में कमी लाना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय हानियों को न्यूनतम करना, ये है लो जी भारत की आपदा प्रबंधन योजना। तो अब बात ये आ रही है
राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना, मोदी जी ने वर्ष 2015 में ये योजना लॉन्च की थी और इसका जो समय है वो 2015 से 2030 के लिए, और इसमें सब वही चीजें हैं, ठीक है ना, सारी वही चीजें हैं इसमें। क्या कि आपदा को समझना, आपदा के लिए पूर्व तैयारी करना, आपदा आने के बाद तुरंत उसको रिस्पॉन्स देना, और फिर वही क्या है, बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, तो इसमें किस तरह से इसको लिखेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, 2015 में लॉन्च हुई, इसका जो समय 2015 से 2030 के लिए है। इसमें आपदा जोखिम और आपदा से जो असुरक्षा है उसको समझना, स्थानीय स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन को मजबूत करना, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक वित्तीय तरीकों एवं समग्र क्षमता विकास द्वारा रेजिलियंस यानी कि प्रतिस्थता हेतु आपदा जोखिम में कमी हेतु निवेश करना, इफेक्टिव रिस्पॉन्स हेतु तैयारी करना, बिल्ड बैक बेटर की स्थिति में लाना। ठीक है, और फिर क्या है, आपदा की रोकथाम करना, जो विद्यमान जोखिम है उनमें कमी करना, नए जोखिमों को पैदा होने से रोकना, आपदा प्रबंधन हेतु प्रशासन समुदाय में भागीदारी करना, आपदा प्रबंधन हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को मजबूत करना, आपदा प्रबंधन में समुदाय आधारित अप्रोच को बढ़ावा देना, आपदा प्रबंधन हेतु सभी स्तरों पर क्षमता का विकास करना। और क्या है कि आपदा, हमारी जो आपदा प्रबंधन योजना है वो परंपरागत नहीं है। परंपरागत आपदा प्रबंधन योजना जो थी, ये पुरानी आपदा प्रबंधन योजना जो थी, सुन लो बैठो, उसमें क्या था कि आपदा आने के बाद हम राहत पर ध्यान देते थे। आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, अब चलो राहत पहुंचाओ, और राहत पहुंचाने के बाद लोगों को बचाया फिर उनको भूल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं, अब क्या है कि हम पहले से तैयारी करेंगे, पहले से तैयारी करेंगे, मैं यहां लिख भी देता हूं आपके समझने के लिए, पहले से तैयारी करेंगे, उसके बाद जब आपदा आ जाएगी तो तुरंत रिस्पांस या अनुक्रिया देंगे। ठीक है, और तीसरा नंबर पुनर्वास और करेंगे, और पुनर्वास के बाद चौथा, पुनर्वास में हमारा जो ध्यान रहेगा वो रहेगा बिल्ड बैक बेटर पर, यानी कि जो भी हमारा ढांचा था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, जो भी हमारा ढांचा था, हम उसको फिर से उसी स्थिति में लेकर के आएंगे। तो देखो, आपदा से पूर्व तैयारी का जो चरण है, इसमें अलग अलग फेजेज या अलग अलग स्टेजेज या अलग अलग चरण है। तो जो पहला चरण है वो है तैयारी का। हम ये देखेंगे कि आपदा का रिस्क कहाँ कहाँ पर है, उसको भी क्लासिफाई करेंगे कि आपदा का रिस्क कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। फिर ये देखेंगे कि यहाँ पर किस क्षेत्र में किस तरह की आपदाएं आती है। जैसे अपना जिला ऊधम सिंह नगर है, तो यहाँ पर भूकंप आमतौर पर नहीं आता है ना, जंगल की आग आमतौर पर यहाँ नहीं होती, मानव वन्य जीव संघर्ष आमतौर पर यहाँ नहीं होता। यहाँ सबसे ज्यादा किसकी दिक्कत है, बाढ़, बाढ़ और जो मानव जनित दुर्घटनाएं, मानव जनित आपदाओं में सड़क दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं और बाढ़, दो सबसे बड़ी समस्याएं हमारे यहाँ ये हैं। और कभी कभी हम सूखे से ही परेशान हो जाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए सूखे से आमतौर पर हम कब परेशान होते हैं, खरीफ के सीजन में, तो हम पहले से तैयारी कर लेंगे कि भाई अब हमें जो है कि सूचना मिल गई है, हमारे जो स्टेशन है, रडार स्टेशन, तमाम तरह के वेदर सेटेलाइट वगैरह हैं कि भाई इस बार बारिश कम हो सकती है। तो हम मेंटेन करेंगे कि हमने जो डैम बना रखे हैं, जगह जगह डैम बना रखे हैं, झीलें बना रखी हैं, उसमें पर्याप्त पानी भरा रहे। इसके अलावा हमारे जो तालाब कुएं हैं वो ना सूखे। जैसे हमने अभी क्या किया है कि भाई जो बेमौसमी धान की खेती है उस पर रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर बहुत खींच रहे हैं, तो ऐसे में अगर सूखा पड़ जाता है तो दिक्कत हो सकती है। अब हमने सभी नहरें नालों की सफाई कर ली, नहरें और नालों की सफाई कर ली, जिससे कि हमारा पानी जरा सा भी बर्बाद ना हो। ये क्या है, सूखे से निपटने की तैयारी है। उसी तरह से अगर मान लो बाढ़, मौसम आ रहा है मानसून का, तो बाढ़ हो सकती है, तो बाढ़ से निपटने की तैयारी भी वही है कि हम देखें कहीं पर भी जल भराव की समस्या, जहां जहां पर भी जल भराव की समस्या पैदा होती है उस पर नजर रखें, पानी की निकासी का प्रबंध करें, नहर, नदी, नालियां जो पानी को बहा करके ले जाते हैं उनकी सफाई करें, बांधों पर ध्यान दें, है ना, बांध ना टूट जाए, अचानक बांध ना टूट जाए। समझ गए, तो ये तैयारियां हम कर रहे हैं, आपदा आए या ना आए, लेकिन हमने अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी है। या मान लो कोई भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, तो हम उसमें ध्यान रखेंगे कि कोई भी नया मकान ऐसी जगह पर ना बने जहां पर भूकंप से लैंडस्लाइड का खतरा रहता हो, चट्टाने दरकने का खतरा रहता हो, या कोई भी नया मकान ऐसा ना बने जिसमें भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि भूकंप आने के बाद जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, संचार व्यवस्था है, वो मजबूत रहे। तो इसके लिए पहले ही सड़कें, मोबाइल टावर और तमाम तरह के जो रेडियो टीवी स्टेशन वगैरह हैं उनको पहले से हम मजबूत किए रहेंगे। इसको कहते हैं हम तैयारी। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब जैसे ही आपदा आई तो जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो SDRF है ना, तो तुरंत एक्टिव हो गया, पटवारी हैं, पुलिस वाले हैं, तुरंत एक्टिव हो गए और तुरंत जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पहुंचे और सबसे पहले वहां जाकर क्या करेंगे, राहत, है ना, जो लोग घायल हैं, जो मलबे में दबे हुए हैं, उनके जीवन को बचाना हमारी कोशिश रहती है। सबसे पहले इंसानों को बचाना, फिर जानवरों को, पशुओं को बचाना, और उसके बाद जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन वगैरह जिसको हम बचा सकते हैं उसको बचाना। बचा लिया, आपदा चली गई। अब हमने क्या करना है,
अब इनका पुनर्वास करना, सबसे पहले इंसानों का पुनर्वास क्या करेंगे भाई, जाड़े के मौसम में भूकंप आ गया, अब इनको तुरंत क्या चाहिए, इनको चाहिए शेल्टर, तो टेंट है ना, गर्म कपड़े कंबल वगैरह उसका इंतजाम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम कोशिश करेंगे इनके घर मकान दुकान सड़कें वगैरह फिर से बेहतर स्थिति में आ जाए। तो ये आज एनवायरनमेंट में बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन की। आपदा क्या होती है आप लोग जानते हो, अचानक घटी ऐसी घटना जो व्यापक क्षेत्र में बड़े स्तर पर जन धन की हानि का कारण बनती है, उसे हम कहते हैं आपदा। आपदाएं दो तरह की होती हैं, मानव जनित और प्राकृतिक। पिछले सेशन में हम इस पर बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो देखें, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक यहाँ पर बार बार एक शब्द सुनने में आता है, सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई एक्चुअली जापान का शहर है। यहाँ पर यूएनओ ने एक सेमिनार कराया दुनिया भर के देशों का, और दुनिया भर के देश जो हैं एक समझौते, दुनिया भर के देशों ने एक समझौता किया। उस समझौते का मकसद क्या था कि आपदा के जोखिम को कम करना। क्वेश्चन आता सीधे सीधे कि सेंडाई फ्रेमवर्क का मकसद क्या था। सेंडाई फ्रेमवर्क का मकसद था आपदा जोखिम में कमी करना। ठीक, अब ये सेंडाई, ये जो बैठक हुई थी 2015 में हुई थी जापान में, यूएनओ ने कराई थी। तो यानी कि सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो आपदा के जोखिम को या डिजास्टर के रिस्क को कम करने के लिए बनी कार्य योजना है। आपदा के रिस्क को कम करने के लिए बनी कार्य योजना है सेंडाई फ्रेमवर्क। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपदा के रिस्क को आप न केवल आपदा के रिस्क को कम करोगे, यानी कि जिन जगहों पर आपदाएं आती हैं आप कोशिश करोगे वहां पर आपदाएं कम से कम आए, और नए क्षेत्र ऐसे कम से कम डेवलप हों जहां पर नई नई आपदाएं पैदा होती हैं। दूसरा, डिजास्टर, अब आप क्या करोगे, डिजास्टर आने से पहले आप तैयारी करनी है ना। आपने क्या तैयारी करनी है, डिजास्टर के आने से पहले तैयारी करनी है, और फिर जब डिजास्टर आ गया तो क्या करोगे, और उसके बाद डिजास्टर के बाद क्या करोगे आप, राहत बहाली पुनर्वास, एक वर्ड आता है ना, बिल्ड बैक बेटर, तमाम तरह की चीजें हैं, तो वही सेंडाई फ्रेमवर्क में आती है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है, सेंडाई जापान का शहर है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई यूएनए के अंडर। इस ट्रीटी का मकसद था आपदा के जोखिमों में कमी लाने के लिए तमाम तरह के उपाय करना। अच्छा, ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये 2015 से 2030 तक के लिए, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है या इसमें जो भी काम आपने करने कब से कब तक के लिए करने, 2015 से 2030 के लिए। इसमें 4 जो है प्राथमिकताएं हैं और 7 लक्ष्य हैं। पूछता है सेंडाई फ्रेमवर्क में क्या है, 4 प्राथमिकताएं और 7 लक्ष्य हैं। इनके माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण पर यह जोर देता है, और एक नारा देता है बिल्ड बैक बेटर, यानी कि आपदा आ गई है, आपदा ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया है, अब हमारा मकसद ये है कि अब हमने जो ध्वस्त हो चुकी संरचना, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जो ढांचा है उसको फिर से बहाल करना है और बेहतर स्थिति में उसको लेकर के आना है। बिल्ड बैक बेहतर, ठीक है ना, बेहतर पुनर्वास या बेहतर पुनर्निर्माण। ठीक, अब इसमें प्राथमिकताएं क्या है, जो 4 प्राथमिकताएं हैं वो प्राथमिकताएं हैं, आपदा के जोखिम को समझना, ठीक है ना, जो जोखिम है या रिस्क है उसके प्रबंधन के लिए जो प्रशासन यानी गवर्नेंस है उसको मजबूती देना। भाई आप देखो ना, एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस विभाग भी लग जाता है ना, और जिला पंचायत डीएम फीएम सब लग जाते हैं। जब भी डिजास्टर की समस्या होती है सबका ध्यान जो है वो आपदा से राहत या आपदा से बचाव पर ही सबका ध्यान रहता है। तो यही गवर्नेंस है, यही तो इसमें क्या लिखा है, इसका दूसरा मकसद क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए गवर्नेंस को मजबूती देना। तीसरा, इसकी प्राथमिकता क्या है, लचीलापन या लचीलेपन के लिए डिजास्टर रिस्क या आपदा जोखिम को कम से कम करना, और उस कम से कम करने में निवेश, यानी कि आपदा जोखिम को कम से कम करने के लिए निवेश, ठीक है ना। अब वो चाहे ट्रेनिंग में हो, तमाम तरह के मशीनरी या टूल्स खरीदने में हो, है ना, तमाम तरह के सैटेलाइट भेजने हो, भाई आपदा रिस्क को आप कैसे कम करोगे, जैसे चक्रवात बाढ़ सूखा है, कौन आपको अनुमान बताएगा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे आप, है ना, तमाम तरह के आपने टूल खरीदने हैं, नावें खरीदनी है ना, पानी जब कहीं सूखा पड़ रहा है तो सूखाग्रस्त इलाकों में आपने टैंकर से पानी भेजना है, या लंबा सूखा पड़ गया तो आपने कृत्रिम वर्षा करानी है, तो ये सब चीजें खरीदनी तो पड़ेंगी, तो यही क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बेहतर पुनर्प्राप्ति, बेहतर पुनर्प्राप्ति का मतलब क्या है कि जैसे चीजें पहले थी उसी तरह से फिर से आपको मिल जाए। पुनर्वास, पुनर्वास का मतलब क्या है, मेरा घर कारोबार सब ध्वस्त हो गया आपदा में, तो अब मुझे मदद देगी ना सरकार कि मैं घर और अपने कारोबार को फिर से खड़ा कर सकूं, ठीक है, इसे कहते हैं पुनर्वास। पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए आपदा की तैयारियों को बढ़ावा देना, बढ़ाना। तो देखो इसकी 4 प्राथमिकताएं हैं, जोखिम की समझ, आपदा के जोखिम की समझ, आपदा के रिस्क को कम से कम करने के लिए उसमें निवेश, और पुनर्वास पुनर्निर्माण, ये जो है इसकी 4 प्राथमिकताएं हैं। सिंपल सी बातें है ना, यही बातें देखो बार बार घूम के आएंगी,
ये जो बातें मैंने कही हैं, यही बातें जो हैं वो बार बार घूम के आएंगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंध ऐसा करिकुलम है, ऐसा सिलेबस है, ऐसा टॉपिक है, ये आपको इकोनॉमिक्स में भी दिखाई दे रहा है, ये आपको इन्वायरमेंट में भी दिखाई दे रहा है, ज्योग्राफी में भी दिखाई दे रहा है, और मजे की बात पॉलिटी में भी दिखाई दे रहा है। आप पूछोगे पॉलिटी में कैसे? तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पॉलिटिक्स, जिसमें आप कोप, यूएनएफसीसी वगैरह तमाम तरह के जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे हैं उसमें शामिल है ये आपदा प्रबंध। तो अगर आप आपदा प्रबंध का टॉपिक छोड़ रहे हैं तो बहुत संभावना है कि आप अपना एक क्वेश्चन पॉलिटी से, एक क्वेश्चन इको से, एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से, एक क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आप मिस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आमतौर पर इसे समझने में मैंने कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर देखा है कि उन्हें बड़ी तकलीफ सी होती है। क्यों? जैसे इसमें कुछ मुद्दे हैं ना, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम है। उसमें फिर वो कहता है कि साहब हमारे यहाँ जो आपदा प्रबंधन का स्ट्रक्चर है, ढांचा, या संस्थान भी बोल देता है उसको, वो संस्थान क्या है और गवर्नमेंट ने उस संस्थान को क्या डायरेक्शन या क्या दिशा निर्देश दिए। तो चीजें आपस में बड़ी घुली मिली है। जैसे आप 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब पढ़ोगे ना, तो उसमें विकेंद्रीकरण, स्थानीय शासन, तमाम तरह की चीजें हैं, वो चीजें बार बार घूम घूम के आती हैं। उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन की बात करोगे तो बहुत सारी चीजें जो है मिक्स हैं, उनको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्त, मैंने आपके लिए कोशिश की है कि आपदा क्या है, आपदा मैनेजमेंट क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क, ह्यूगो कन्वर्सेशन क्या है, तमाम तरह की चीजें मैं एक ही लेसन प्लान में, मैंने आपके सामने बोर्ड लिख रखा है, ये सारा का सारा भर रखा है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक एक पॉइंट आपको इसमें समझाता चलूं, आपको अलग से लेसन प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, इसी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं पहली बार हट ही जाता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। आप सुकून से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं एक एक चीज आपसे डिस्कस करता रहूंगा। थोड़ी लाइट कम है, मैं लाइट और बढ़ा लेता हूं। अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपदा क्या है? अचानक घटी ऐसी घटना जो व्यापक क्षेत्र में बड़े स्तर पर जनधन की हानि का कारण बनती है, ये आपदा की परिभाषा है। ठीक है। उसके बाद आपदा के प्रकार क्या है? तो आपदा प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं। अच्छा, इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया प्राकृतिक और मानव जनित में। जैसे पृथ्वी की आंतरिक हलचल से, जिसे हम टेक्टोनिक हलचल भी कहते हैं, पृथ्वी में जो अंदर चट्टाने चल रही हैं, जिसे हम टेक्टोनिक थ्योरी या भूगर्भीय प्लेटों का इधर से उधर चलना, अच्छा, उनकी आपस में टक्कर से या पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं उनकी हलचल से क्या पैदा होता है? भूकंप। भूकंप से पैदा होता है सुनामी, और भूकंप से ही कभी कभी हो जाता है लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन। इसके अलावा ज्वालामुखी। तो ये जो चीजें हैं या ये जो आपदाएं हैं, पृथ्वी की आंतरिक हलचल से भूकंप, भूकंप से सुनामी, और फिर भूस्खलन और ज्वालामुखी, तो ये आपदा कौन सी है? प्राकृतिक है और पृथ्वी की आंतरिक हलचल से ही पैदा होती है। उसके बाद जल जनित, पानी या वर्षा से किस तरह की आपदाएं पैदा होती है? वर्षा, वर्षा के कारण बाढ़, भूस्खलन, है ना। इसके अलावा जल जनित ही है तरंग, समुद्री तरंगे या समुद्री लहरें। इसके अलावा जगह जगह जल भराव, बाढ़, अतिवृष्टि हो गई या डैम टूट गया, बाढ़ आ गई, फिर जगह जगह पानी भर गया, वो भी एक आपदा ही है। ठीक है। मौसम की गड़बड़ी से चक्रवात, आंधी तूफान, शीतलहर, लू, कोहरा, ओला, बर्फ, एवलेंच, बिजली का गिरना। जलवायु या जो क्लाइमेट है हमारा, उससे संबंधित कौन कौन सी आपदाएं हैं? सूखा, भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, जंगल की आग, झीलों का फटना। जैविक आपदाएं भी हैं, महामारी हैं, विषाणु, जैसे कि सीरिया और इराक पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने युद्ध में जो वायरस वेपन है या विषाणु या जीवाणु हथियार है उनका प्रयोग किया है। ठीक है। तो वायरस है, जैसे अभी कोविड-19 की दिक्कत थी, वो तमाम तरह के जैविक हथियार और कीट प्रकोप, ये सारी कौन सी आपदाएं हैं? जैविक आपदाएं। अब मानव जनित आपदाएं भी हैं, विविध दुर्घटनाएं, जैसे अभी आपने कल खबर सुनी होगी, एक पूरा परिवार रास्ते में जा रहा था, बगल में कुएं में गिर गया, 9 लोग थे उसमें कार में, सब खत्म हो गए। तो ये मानव जनित ही तो है। तो मानव जनित दुर्घटनाएं तमाम तरह की, मकान गिर जाए, आप जो है कि जर्जर मकान बना लें, मकान को, मकान की बुनियाद, मकान का जो स्ट्रक्चर है आप इस तरह से न बना पाए कि वो लंबे समय तक टिक पाए, अचानक भरभरा गिर जाता है, उसमें सभी लोग दब जाते हैं। मकानों का या भवनों का गिरना, लापरवाही से कहीं पर भी आग लग जाना, खानों में अक्सर आग लग जाती है, खानों में आग भी लग जाती है, खानों में खाने दरक भी जाती है, खानों में लैंडस्लाइडिंग भी हो जाती है, तो बस सारे मजदूर वहां पर दब गए। अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तेल का रिसाव है, समुद्र में टैंकर जा रहे हैं बड़े बड़े, उनमें अक्सर तेल का रिसाव हो जाता है,
है ना, तमाम तरह के कारखानों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बम विस्फोट है, युद्ध अपने आप में एक आपदा है, लैंड माइन्स हैं, तमाम तरह की जो जमीन के नीचे जो बारूदी सुरंगें हम बिछा देते हैं वो फटती हैं तो बहुत सारे लोगों को नुकसान कर देती हैं। आतंकवाद, तमाम तरह के हिंसक आंदोलन है, हड़ताल है, तोड़फोड़ है, और कहीं पर भी होने वाला सशस्त्र विद्रोह, ये अपने आप में मानव जनित आपदाएं हैं। ठीक है, तो आपदाओं को हमने दो हिस्सों में बांटा, प्राकृतिक और मानव जनित। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी तरह तरह की हैं, और मानव जनित आपदाएं वो भी तरह तरह की हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्राकृतिक और मानव जनित आपदा में अंतर। देखो, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर क्या होना चाहिए। एक तो आप जो है वैसे तो आप किसी भी आपदा का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ आप किसी मकान को देख के जरूर कह सकते हो कि यहाँ ये कभी भी गिर सकता है। अगर बिजली की लाइनें होच पोच हो रखी हैं तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर कहीं भी शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है ना। कारखाने में सुरक्षा के इंतजाम नहीं है तो आप बता सकते हो कि भविष्य में यहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आतंकवाद बढ़ रहा है तो आप बता सकते हो कि आतंकवाद भविष्य में आपदा का रूप ले सकता है। ठीक है, तो जो मानव जनित आपदाएं हैं आमतौर पर हम उनका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, है ना, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनका अनुमान हम नहीं लगा सकते। जैसे भूकंप, भूकंप का आप अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, अच्छा भूकंप के बाद सुनामी आती है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन ये घटनाएं इतनी तेजी से होती हैं कि हमें समझने का मौका मिलता नहीं है आमतौर पर। सुनामी का तो अनुमान आप लगा सकते हो, लेकिन भूकंप ऐसी आपदा जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते कभी। बाकी जंगल की आग है, अब इसका कैसे अनुमान आप लगाओगे। जंगल की आग को बचाने के लिए आप जो है जो आप प्रिकॉशंस ले सकते हो, पुरानी आप तैयारियां कर सकते हो, लेकिन आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वहां से चिंगारी भड़केगी या वहां से चिंगारी भड़केगी। ठीक है, तो जंगल की आग है। हाँ, अब क्या है कि अब तमाम तरह की बहुत ही मॉडर्न रडार्स आ गई हैं, सैटेलाइट्स आ गए, है ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आ गए, तो आप अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, इनका आप अनुमान लगा सकते हो। सागरीय तरंगों का भी अनुमान आप लगा सकते हो, लेकिन भूकंप, जंगल की आग, इस तरह की जो चीजें हैं इनका आप अनुमान नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि ज्वालामुखी भी संकेत दे देता है। आप ज्वालामुखी 1 साल या 2 साल बाद फटेगा, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन ज्वालामुखी अक्सर संकेत देता है कि मैं अब यहाँ फटने वाला हूँ। उसमें धीरे 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 गैस का और किसका, राख का, पानी का, आग का रिसाव होने लगता है। कुल मिलाकर के ज्वालामुखी ऐसी आपदा है कि अगर विशेष सावधानी बरती जाए तो उसका अनुमान लगाया जा सकता। हालांकि ज्यादातर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका अनुमान लगाना कठिन है, मानव जनित आपदाओं का पूर्व में ही अनुमान लगाना आसान है। ठीक है, अनिश्चित होती हैं, ये कब आएंगी और इनकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कितनी होगी, बाढ़ कब आएगी और किस लेवल की बाढ़ आएगी, भूकंप कब आएगा, किस लेवल का होगा, इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, खास करके प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। ठीक है ना, देखो जैसे कोई जर्जर इमारत है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यार इसमें 1000 लोग रहते हैं इस सोसाइटी में, इनके जीवन को खतरा है। लेकिन जब भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, ज्वालामुखी फटेगा, तो हम उसके बारे में, उसकी टेंडेंसी या उसकी तीव्रता के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते। हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि यहाँ से कौन कौन से इलाके जो है वो इससे इफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। ठीक है, अब इनमें जो हानि है उनका अनुमान लगाना कठिन है दोनों में ही। ठीक है, और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका दायरा बहुत बड़ा होता है, मानव जनित आपदाओं का दायरा या जो एरिया होता है वो कम होता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के जो कारण हैं वो कुछ तो नेचुरली हैं, जिन पर हम जो है कि अब पृथ्वी के अंदर चट्टानें एक दूसरे से टकरा रही है, उसकी वजह से भूकंप हलचल आ रही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मानव जनित आपदाएं बहुत सी ऐसी हैं जिसका कारण हम बनते हैं, हम खुद ही बनते हैं। यहाँ तक कि अब आप देख लो, बार बार चक्रवात आ रहा है, एक सूखा या बारिश की घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंसान का ही रोल है। ठीक है, आगे आपदाओं से हानियां क्या होती हैं, तो आप हानियां आप दिखा सकते हैं, इंसानों को होने वाली हानियां, पशु को, प्राकृतिक संसाधनों को, कृषि को, अनाज उत्पादन को, अनाज भंडार को, तमाम तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल, पुल, रेलवे लाइन, बंदरगाह, हवाई अड्डे, सड़कें, तमाम तरह के इनको नुकसान होता है, तो उसमें तो देखोगे। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, पूरे देश की, पूरे क्षेत्र के, राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा, बहुत ही, जैसे उत्तराखंड में 2013-14 में जो है केदारनाथ आपदा आई थी, 2013 में आई थी शायद, है ना, तो बहुत सारा पैसा उसके पुनर्निर्माण या पुनर्वास में खर्च हुआ था। ठीक है ना। इन आपदाओं का समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। समाज पर कैसे असर पड़ेगा, भाई आपका गाय, बैल, भेड़, बकरी सब कुछ खत्म हो गया, आप बिल्कुल तंगहाली के हाथ में आ गए, अब क्या है, अब हाथ फैलाने को मजबूर होंगे आप।
है ना, एक से दूसरी जगह आपका घर टूट गया, आप टेंट में रहेंगे, है ना। तो एक आपका एक आपदा जो आती है क्षण भर में आती है, लेकिन वो अचानक आपको जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो खत्म कर देती है, गिरा देती है, गर्त बन जाती है। समाज पे, संस्कृति पे इसका असर होता है, बायोडाइवर्सिटी पे इसका असर होता है, रोजगार पर असर होता है, इंसान के मनोविज्ञान पर। शरणार्थी संकट इससे पैदा होता है, लोग पलायन को मजबूर होते हैं, है ना। एक खास देश की, खास क्षेत्र की जहाँ पर आपदा आई है, उस जगह में जो अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ की जो सोसाइटी है, कल्चर है, वो पिछड़ जाता है। ठीक है। पुनर्वास पर इसके बहुत खर्च होता है, पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर इसके भारी खर्च होता है इसकी वजह से। अब बात आती है आपदा प्रबंधन, ये डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।